आपका चेस्ट एक्सरे और लेग एक्सरे का प्राइस अलग क्यों है? इसका कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि मशीन को कैसे पता कि मशीन के आगे चेस्ट लगा के लेग लगाए? द डॉक्टर्स फुल इंटेंट इज दैट माय पेशेंट शुड गेट बेटर। देन देयर इज अ होल वर्ल्ड दैट इज सॉर्ट ऑफ लाइक अगेंस्ट दिस गाय। देखो डॉक्टर के पास ऑप्शन क्या है, या तो तुम अपना खुद का हॉस्पिटल बना लो, या भाई तुम डॉक्टर बनना ही छोड़ दो, विच इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर द कंट्री। इट्स अ वेरी ब्रोकन सिस्टम, वेरी वेरी ब्रोकन। एक पेशेंट को डिस्चार्ज करने के लिए बोल दिया डॉक्टर ने, अब वो 18 घंटे हो गए डिस्चार्ज ही नहीं हुआ है। So you walk into a hospital and you say, I am sick, I think I might die, please help me. And you are telling me, हाँ वो सब ठीक है, पहले लाइन में लगे 800 रुपए भरो। अगर जनरल वार्ड में तो 7,000 का बिल है, अगर वही पेशेंट अगर प्राइवेट स्वीट में तो उसी का 20,000 का बिल है। I mean, it's like saying कि मैंने प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक किया होटल में, तो अभी मेरा नान का प्राइस 2,000 रुपए हो गया। What do you think is the solution to this? हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स रिजेक्ट करते रहते हैं, हॉस्पिटल्स में इतना हिडन कॉस्ट होता है, पेशेंट्स के इतने लंबे वेट टाइम्स होते हैं, और डॉक्टर्स तो हर 1000 पेशेंट के लिए सिर्फ एक है इंडिया में। हाँ, इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ज़्यादा ब्रोकन है, और इसीलिए आज हमारे साथ एक गेस्ट है जो ये ब्रोकन हेल्थ केयर सिस्टम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आज का एपिसोड है रीथिंक हेल्थ केयर, जहां हम हेल्थ केयर सिस्टम को ब्रेक डाउन करेंगे और उसके सॉल्यूशंस को ढूंढेंगे। बट बिफोर आई बिगिन, आई वांट टू थैंक Zerodha's मीडिया नेटवर्क 01 फॉर सपोर्टिंग रीथिंक इंडिया, एंड विदाउट देम नन ऑफ दिस वुड हैव बीन पॉसिबल। आज हमारे साथ एक इंसान है, वरुण दुबे, जो ये ब्रोकन हेल्थ केयर सिस्टम को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने चालू किया है सुपर हेल्थ, एंड ही प्रीवियसली वर्कड एट अपोलो, प्रैक्टो, ओला एंड अ लॉट ऑफ अदर प्लेसेस। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ग्रेट टू बी हियर रेवंत। थैंक यू। सो सबसे पहले बिफोर यू इवन स्टार्ट, थोड़ा आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बात कर सकते हो। आपने अपोलो में क्या किया, प्रैक्टो में क्या किया? So before starting Super Health, I was at Apollo Hospitals. I was the Chief Revenue Officer across our 70 hospitals in the country. So my goal was how to make money in the hospital. Questionable goal, I guess. Before that, I spent 3 years at Ola Electric. I was the CMO for Ola Electric. Amazing experience. We got a lot of EV progression in the country. And before that, I spent 5 years as part of the team that built Practo over 5 years. And then I spent some time in Qualcomm and Telecom, and then Nvidia. But yeah, healthcare is something that I have been, frustrated about for a while. And काफी टाइम से सोच रहा हूँ कि यार ये how can something so fundamental be so messed up, right? And it is consistently messed up everywhere in the world. It's not like कि आप वेस्ट में किसी कंट्री को देखो और वो बहुत खुश है, वहाँ के लोग, वहाँ की जनता भी परेशान है। Before we go into too much detail, I want to stand up and let's just try to break it down. सो इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम काफ़ी ब्रोकन है, और सिर्फ इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ब्रोकन है। पेशेंट्स बहुत लंबा वेट टाइम्स होता है, मिस डायग्नोसिस होते हैं, डॉक्टर भी खुश नहीं है, वो एक सिस्टम में फंस गए हैं। और हॉस्पिटल्स का क्या है, वो भी मुझे आपसे सीखना है कि हॉस्पिटल्स एक्चुअली आर दे मेकिंग मनी, आर दे रनिंग इन अ लॉस, व्हाट्स हैपनिंग। सो टुडे आई वांट टू ब्रेनस्टॉर्म विथ यू कि कैसे ये हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया का इम्प्रूव हो सकता है। बढ़िया, परफेक्ट। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स क्या है पेशेंट्स को आज, इफ वी कैन डिस्कस, एंड वो प्रॉब्लम्स क्यों हो रहे हैं? आई थिंक सबसे बड़ा पेशेंट का प्रॉब्लम स्टार्ट्स विद ट्रस्ट, राइट? बिकॉज जो भी हेल्थ केयर में कोई पेशेंट जाता है, तो पेशेंट को पता नहीं है कि जो उसको लोग बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं, राइट? सो आई थिंक ट्रस्ट इज अ वेरी बिग पार्ट। एक हो गया ट्रस्ट है। आई थिंक सेकंड इज एक्सपीरियंस विद थिंग्स लाइक वेट टाइम। 3 घंटा वेट कर रहे हैं लोग, डिस्चार्ज के लिए 6 घंटा लग रहा है, 12 घंटा लग रहा है। I have experienced in a previous role, heard of this. एक पेशेंट को डिस्चार्ज करने के लिए बोल दिया डॉक्टर ने, अब वो 18 घंटे हो गए डिस्चार्ज ही नहीं हुआ है, राइट? बिकॉज द होल सिस्टम इज सो अनकोऑर्डिनेटेड एंड सो ऑपरेशनली इनएफिशिएंट इन सम वेज, राइट? तो दैट्स अ सेकंड पार्ट। वो इंश्योरेंस को कुछ भी बिल भेज रहे हैं, इंश्योरेंस अप्रूव नहीं कर रहा है ऑब्वियसली। द थर्ड देयरफॉर आई थिंक इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर देम इज कॉस्ट/प्राइसिंग, राइट? कॉस्ट इज प्रॉब्ली अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, राइट? की कॉस्ट बहुत हाई है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अनसर्टेनिटी ऑफ कॉस्ट इज ऑल्सो हाई, कि पता ही नहीं है भाई क्या होगा,
दो प्रॉब्लम है, हाई कॉस्ट एंड अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी यार बोथ आर प्रॉब्लम। हिडन कॉस्ट का बहुत बारी है। नहीं, मतलब ये तो गारंटीड है कि जो एस्टिमेट दिया उससे ज्यादा ही बिल आएगा, राइट? इट इज ओनली दैट इज द मिनिमम। मैं आज तक किसी ऐसे पेशेंट को नहीं मिला हूँ जो हॉस्पिटल गया और हॉस्पिटल में भाई तुम्हारा 2 लाख का बिल आएगा, वो जब फाइनल बिल आया तो 2 से कम था या 2 ही था। तो मैं तो किसी को नहीं जानता हूँ, लाइक समवन नोज, यू नो, मे बी दे कैन लेट अस नो। अप्रोक्सीमेट रेंज क्या होता है? अगर हॉस्पिटल बोलेगा 2 लाख होगा, यूजुअल क्या मतलब है? 3 लाख 4 लाख अप्रोक्सीमेट? एक्चुअली वो बहुत डिपेंड करता है, राइट? बट ये तो सच है कि 10-15% ऊपर नीचे नहीं होगा, राइट? इट विल बी सिग्निफिकेंटली मोर। और आपने बोला हिडन कॉस्ट और आपने बोला हाई कॉस्ट, लेकिन एक तीसरा प्रॉब्लम भी है मेरे हिसाब से, विच इज डिफरेंशियल कॉस्ट। यस, दैट्स ट्रू। कि एक सिंगल बेड का ज्यादा कॉस्ट है, अगर आप शेयर्ड है तो कम है, स्वीट का अलग ही प्राइसिंग चलता है, एक हॉस्पिटल में एक हो रहा है, बहुत। एक्चुअली सबसे फनी चीज, आप डिफरेंशियल प्राइसिंग इज एन एक्चुअली वेरी गुड पॉइंट। तो मैं आपको बताता हूँ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल्स। ओके, तो पहला तो डिफरेंशियल होता है ओपीडी और आईपीडी में कॉस्ट का फर्क होता है। सो व्हाट आई मीन इज कि यू गो टू अ हॉस्पिटल एंड यू गो एज एन आउट पेशेंट, विच मीन्स यू आर नॉट एडमिशन नहीं हुआ अभी आपका, और आप उसको बोलो कि भाई मेरा एक्सरे कर दो या एमआरआई कर दो, राइट? तो वो एक्सरे में बोलेगा कि भाई आपका एक्सरे का कॉस्ट है 3,000 रुपये। वही पेशेंट उसी ऑर्गन का उसी मशीन पे उसी टेक्नीशियन से उसी हॉस्पिटल में एक्सरे कराएगा एज एन इन पेशेंट ना, तो 3 के बदले 7,000 का बिल बनेगा। क्यों भाई, क्या लॉजिक है इसका? कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है? अब वही पेशेंट अगर जनरल वार्ड में तो 7,000 का बिल है, अगर वही पेशेंट अगर प्राइवेट स्वीट में तो उसी का 20,000 का बिल है। आई मीन इट्स लाइक सेइंग कि मैंने प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक किया होटल में तो अभी मेरा नान का प्राइस 2,000 रुपये हो गया। आई मीन ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है। देन देयर इज फर्दर डिफरेंशिएशन। ऑल ऑफ अस हैव गॉटन एक्सरे डन एट सम पॉइंट। आपका चेस्ट एक्सरे और लेग एक्सरे का प्राइस अलग क्यों है? इसका कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि मशीन को कैसे पता कि मशीन के आगे चेस्ट लगा के लेग लगाए? मशीन को तो नहीं पता है, तो वो तो उतना ही एक्सरे निकाल रहा है, प्लेट भी सेम ही है। वो अलग इसलिए है क्योंकि अलग हो सकता है। किसी ने आज तक ये पूछा ही नहीं है सवाल। तो वेरी ब्रोकन सिस्टम, वेरी वेरी ब्रोकन, वेरी वेरी ब्रोकन। हमने बात किया ट्रस्ट, वेट टाइम और कॉस्ट, और मैं डीप डाइव करूंगा तीनों में। एक जो आप एनालिसिस दिए वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। आप कोई हॉस्पिटल में जाते हो, चाहे आप एक नॉर्मल बेड लो या प्रेसिडेंशियल स्वीट सबसे महंगा रूम लो, आपका गार्लिक नान का प्राइस सेम रहेगा। हाँ, लेकिन हॉस्पिटल में आप एक नॉर्मल रूम बुक करो या आप एक स्वीट बुक करो, पूरा कॉस्ट डिफरेंस है। ऑपरेशन का कॉस्ट, हर एक इंजेक्शन का कॉस्ट, एक्सरे का कॉस्ट, हर एक चीज का कंज्यूमेबल का कॉस्ट भी डिफरेंट है, लेकिन गॉज तो सेम ही है। गॉज को कैसे पता मैं कौन से कमरे में लग रही हूँ? मतलब ये कुछ भी ये चल रहा है, कुछ भी चल रहा है। मुझे अब समझना है कि डॉक्टर लोग को अभी क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स है। सी द डॉक्टर का ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो इस हॉस्पिटल के सिस्टम में फंस गया क्योंकि उसके साथ जो मॉडल ऑफ इंगेजमेंट है हॉस्पिटल का, दैट इज एक्सट्रीमली ट्रांजैक्शनल एंड एक्सट्रीमली सेल्सी। तो देव कन्वर्टेड द डॉक्टर इनटू वन सेल्स एजेंट ऑलमोस्ट, राइट? इट्स क्वाइट सैड। सो कैसा होता है, राइट? देखो, उनका पहला मॉडल है कमीशन। ओके, so all doctors are working on commission. This is the only, not that they want it. Okay, they would love to get a fixed salary and all that. But the hospital doesn't want to work like that because hospital wants to reduce its cost and variability of its demand and upfront cost, right? तो क्या करेगा वो? बोलेगा ऑप्शन 1 है मिनिमम गारंटी। मिनिमम गारंटी में क्या होता है कि हॉस्पिटल डॉक्टर को असेसमेंट कर लेता है अपना सेपरेटली कि यार ये जो डॉक्टर है ये महीने में कितना पेशेंट देखता है, उससे कितना रेवेन्यू जनरेट करता है इन द हॉस्पिटल द डॉक्टर इज करेंटली एम्प्लॉयड इन, एंड देन दे विल गो एंड टेल दैट डॉक्टर यार आप ये हॉस्पिटल छोड़ के ना मेरे हॉस्पिटल आ जाओ, मैं आपको ये पैसा भी दूंगा और ये सब और चीज़ें दूंगा। जैसे मान लो कि एक डॉक्टर है वो इस करंट हॉस्पिटल में 20 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है साल का, तो मोस्ट लाइकली दैट डॉक्टर का टेक होम है 4 करोड़ साल का, राइट? सो 30-35 लाख रुपीज अ मंथ। द न्यू हॉस्पिटल विच इज हॉस्पिटल बी विल टेल हिम कि यार आप एक काम करो, आप मेरे पास आ जाओ, मैं ये 35 लाख आपको गारंटी करता हूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है कि आप इतना जनरेट कर रहे हो, जब आप मेरे हॉस्पिटल आओगे तो आपका पेशेंट बेस मेरे यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। नाउ दे विल गिव दैट डॉक्टर 6 to 9 months ऑफ रनवे, राइट? सेइंग कि जब आप शिफ्ट हो गए तो ऐसा नहीं डे 1 पे सब शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक मैं आपको पैसा देता रहूंगा बिकॉज ऑब्वियसली डॉक्टर पे कट पे तो नहीं आएगा, क्यों? नॉन ऑफ अस विल मूव फॉर पे कट, राइट? सो नाउ दिस इज द ओनली मॉडल अवेलेबल टू द डॉक्टर. This is also very rigorously monitored in hospitals. So they will have a management review, they will have a unit level review in which they will review this metric called minimum guarantee recovery, कि जिस डॉक्टर को हम कितना कितना रुपए दे रहे हैं और उतना उसमें से रिकवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है. सो डॉक्टर एसेंशियली जो ना सेल्स ट्रेडमिल. तो आप बोल रहे हो बेसिकली एक हॉस्पिटल ए है और एक हॉस्पिटल बी है. एक डॉक्टर अबाउट 20 करोड़ का रेवेन्यू कर रहा है, उसमें से उसको अप्रोक्सीमेटली वो 20 करोड़ का 20% विच इज 4 करोड़ मिल रहा है. तो हॉस्पिटल बी वो डॉक्टर को एसेंशियली पोच कर रहा है या मतलब ले रहा है,
और उसको 4 करोड़ साल का मिनिमम गारंटी दे रहा है, हाँ, लेकिन उसका टारगेट है कि आपको 20 करोड़ रेवेन्यू तो करना ही पड़ेगा, करेक्ट, और अगर वो 20 करोड़ रेवेन्यू नहीं किया तो वो एसेंशियली निकाला जाएगा। करेक्ट, तो ये प्रॉब्लम है, करेक्ट, और इसके कारण डॉक्टर एसेंशियली आप बोल रहे हो सेल्समैन बन गए, करेक्ट, एंड उनके ऊपर इतना प्रेशर है कि हमारे को 300 पेशेंट देखना ही पड़ेगा, 400 पेशेंट दिन का देखना ही पड़ेगा, अगर नहीं देखेंगे तो नहीं होगा। और इसके कारण लोग सिर्फ डॉक्टर और पेशेंट सिर्फ 2 मिनट के लिए मिल रहे हैं, वेट टाइम्स बढ़ रहा है। तो ये वेट टाइम का इशू करेक्ट, इज कमिंग फ्रॉम दिस minimum guarantee This- and this revenue target. दिस डॉक्टर हॉस्पिटल मॉडल, एग्जैक्टली राइट। एंड सी व्हाट यू हैव टू आल्सो अप्रिशिएट इज कि यार देखो डॉक्टर के पास ऑप्शन क्या है, करेक्ट, कि वो तो 10-15 साल पढ़ाई करके डॉक्टर बना है, तो उसके पास क्या ऑप्शन है, या तो तुम अपना खुद का हॉस्पिटल बना लो, और उसके लिए तुम्हें 50-100 करोड़ चाहिए, वो तो है नहीं, 99.99% पीपल डोंट हैव दैट मनी, राइट, या भाई तुम डॉक्टर बनना ही छोड़ दो, राइट। एंड यू विल फाइंड मेनी डॉक्टर्स इन इंडस्ट्री हु डिड नॉट सब्सक्राइब टू दिस, तो दे हैव स्टॉप्ड बीइंग डॉक्टर्स, वो कुछ और ही कर रहे हैं लाइफ में, राइट, विच इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर द कंट्री, राइट, बिकॉज एनीवे हमारे डॉक्टर की शॉर्टेज है। सो वन स्मॉल नुअंस इन दिस कि देयर इज ऑल्सो दिस थिंग कॉल्ड फी फॉर सर्विस, विच इज एसेंशियली द सेम मॉडल, बट इसमें क्या होता है कि अपफ्रंट पे आउट गारंटी नहीं होता है, क्योंकि हॉस्पिटल को कॉन्फिडेंस नहीं है कि डॉक्टर इतना वॉल्यूम ला पाएगा कि नहीं, तो बोलते हैं भाई तो हम तुमको पर पेशेंट पे कर देंगे, तुम आ जाओ। उसका डॉक्टर्स like एक सेल्स टारगेट के साथ काम कर रहे हैं, Correct. तो वो ऑब्वियसली आपको हो सकता है ओवर प्रिस्क्राइब करेंगे, बोलेंगे आप बार बार आओ। सो देयर इज अ थिंग आई हैड रेड समवेयर, अ पेशेंट क्योर्ड इज अ पेशेंट लॉस्ट। देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ फोर्स ऑन द डॉक्टर कि आपको बार बार बुलाना पड़ेगा लोगों को, ज़्यादा प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा, ज़्यादा सर्जरीज कराना पड़ेगा। I think I would not subscribe to that fully. I think from a doctor's perspective, they are trying extremely hard to make sure you get cured. Okay, because the doctor's full intent is that my patient should get better. I am yet to meet a single doctor who does not have the purity of intent to make sure his patient is safe. I have not met a single doctor like this. No, you're right. So वो करना चाहता है. Then there is a whole world that is sort of like against this guy to deliver what he wants to the patient. System is the problem. एंड एक और चीज मुझे क्लियर करना है, यहाँ मैं 4 करोड़ लिखा हूं तो ऑब्वियसली बहुत लोग को लग रहा है 4 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है, तो 2 करोड़ में ही काम कर लो यार, 1 करोड़ में काम कर लो, बट सब डॉक्टर को ये नहीं मिल रही। तो हम लोग ने एग्जाम्पल नंबर्स रखा है, कोई और डॉक्टर के लिए हो सकता है पूरा रेवेन्यू टारगेट 1 करोड़ होगा और उनका ईयरली सैलरी 20 लाख होगा, अलग अलग फीस हो सकता है। Salary model does not exist in healthcare today, unfortunately. So what do you think is the solution to this model? Because this model, it seems like इसके कारण डॉक्टर पे प्रेशर है और वो प्रेशर इवेंचुअली कस्टमर पे आ रहा है, कस्टमर का कॉस्ट बढ़ रहा है, हिडन कॉस्ट बढ़ रहा है, वेट टाइम भी बढ़ रहा है, और ट्रस्ट का तो ऑफ कोर्स इशू है। So, you know, the way to solve it is to think about saying how do you compensate high-skilled manpower in the country today, right? तो अब मान लो कोई इंजीनियर बना, उसका एक दोस्त था, एक दोस्त डॉक्टर बना, एक दोस्त इंजीनियर बना। जो दोस्त इंजीनियर बना उसने गूगल, मेटा ये सब ज्वाइन किया, उसके पास सैलरी है, उसके पास ईसॉप है, वो सब मिला के ही इज जॉइंड अ स्टार्टअप, राइट। सो पीपल हैव मेड, इंजीनियर्स हैव मेड ट्रेमेंडस अमाउंट्स ऑफ मनी, वी ऑल नो दिस। जो डॉक्टर है उसका लीनियर पाथ है कि भाई पहले 2 लाख बनेगा, फिर 5 लाख बनेगा, फिर 10 लाख बनेगा, फिर 20 लाख बनेगा। सो द करेक्ट वे टू डू इट इज टू एक्चुअली हेल्प द डॉक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव कमीशंस, पॉइंट नंबर 1, राइट, कि भाई कमीशन स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है, वी शुड नॉट अलाउ इट, डॉक्टर शुड नॉट बी फोर्स्ड इनटू दिस, वी शुड गिव देम अ स्टेबल इनकम, राइट। सो सैलरी मिलना चाहिए और ई सब मिलना चाहिए, जो हम हेल्थ केयर के अलावा बाकी सारे फील्ड में कर रहे हैं ना। तो भाई डॉक्टर ने क्या उखाड़ा है, क्या बुरा किया डॉक्टर ने किसी का? तो आप बोल रहे हो जैसे हम बाकी सब लोग को ट्रीट करते हैं, फॉर एग्जांपल इंजीनियर को, कोई भी इंजीनियर को ज्यादातर कंपनीज में 2 चीज मिलता है, सैलरी और ईसॉप। सेम चीज आप बोल रहे हो डॉक्टर को भी होना चाहिए, सैलरी और ईसॉप। करेक्ट। एंड नाउ थिंक अबाउट इट कि इमेजिन कि एक इंजीनियर का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक इंजीनियर है, वो एक स्टार्टअप में काम कर रहा है या टेक कंपनी में काम कर रहा है, कि आपने उसको बोला कि भाई आई विल पे यू फॉर एवरी लाइन ऑफ कोड यू राइट, डू यू थिंक ही विल राइट वेरी एफिशिएंट कोड और डू यू थिंक ही विल राइट रैंडम 500 लाइंस? आप अगर उसे इंसेंटिवाइज कर रहे हो, जितना ज्यादा कोड लिखोगे उतना पैसा कमाओगे, तो और कोड लिखेगा। राइट, बट द जीनियस इंजीनियर will finish 100 lines of code का काम in 1 line of code, right? He is the 10x engineer who's super sought after. So therefore, they are incentivized for overall improvement of the company, which depends on how well he does in these areas of efficiency and tech and so on, right? This exact same model should apply to the doctor. You should say कि भाई
how much better you make the patient, how much faster you treat and cure the patient, is what will drive the company's overall value. And therefore, you should have a share in the value, because without your treatment, this cannot happen. You look at all the startups where exits have happened, right? IPO, Zomato का IPO हुआ है, Swiggy का हुआ है, Flipkart का exit हुआ है to Walmart. So much private equity and exits have happened in healthcare also. How many doctors have made money? Zero. Right? तो जो promoter hospital के उनका पैसा बन रहा है, डॉक्टर का तो बन नहीं रहा है, डॉक्टर का तो यही बन रहा है, बट डॉक्टर के बिना तो वैल्यूएशन पॉसिबल ही नहीं था ना. सो आई थिंक द होल इंडस्ट्री इज ट्रीटिंग द डॉक्टर वेरी अनफेयरली. बट इफ यू वर टू गिव द डॉक्टर salary and the ESOP for the right incentive and the right outcome, right? The doctor anyway wants to do the right thing. तो solutions for a doctor आप बोल रहे हो कि डॉक्टर को एक सैलरी मिलना चाहिए और साथ में ESOP. Correct. Just for the simplicity of the viewers, ESOP आप define कर सकते हो एक बार? ESOP is essentially stock in the company that you work in, right? Which essentially means that as the company's overall valuation grows, right, you get to participate in that valuation, right? Unlike salary, where no matter what is happening to the company, आपका salary तो roughly same ही है. So you don't participate in the value creation of the company, and this is what effectively ESOP means. ESOP means employee stock options. Got it. So what the doctor should be paid salary on and ESOPs on is the patient happy and is the patient's medical outcomes world class. ये उसका काम है. Right? So if you incentivize him on that, then the patients will be happy. Your patients will go, as a hospital, your customer will go out and tell other people कि यार यहाँ मेरा treatment अच्छा हुआ. Right? And then more patients will come because you did the right job for them. Right? And if you structure the company like that, then you can make sure that the doctor is incentivized on the right thing. And then the doctor does not require incentive to the right thing. Doctor wants to do the right thing. Today he is incentivized to do the wrong thing. Actually, he is forced into doing the wrong thing. Right? So all we are saying is कि remove that, right? So that he can do what he wants to do. Some may argue कि अगर आप सैलरी भी दे रहे हो तो उसमें भी तो आप सैलरी टू सम एक्सटेंट वही बेसिस पे दोगे ना. अगर कोई पेशेंट ज़्यादा ला रहा है तो आप ज़्यादा सैलरी दोगे. नहीं, एक्चुअली ये कंस्ट्रक्ट ही गलत है ना. पेशेंट लाना डॉक्टर का काम ही क्यों है? इंजीनियर तो नहीं ला रहा है ऐप डाउनलोड्स, वो तो एक मार्केटिंग टीम है, उसका काम है करना. सो अगर आपका ऐप डाउनलोड नहीं बढ़ रहा है तो आप इंजीनियर को फायर करोगे कि मार्केटिंग को फायर करोगे? मार्केटिंग को फायर करोगे. करेक्ट. तो ये हम एक्सेप्ट ही क्यों कर रहे हैं कि पेशेंट लाना डॉक्टर का काम है? पेशेंट लाना डॉक्टर का काम नहीं, डॉक्टर का काम है पेशेंट को ट्रीट करना, जो वो बहुत अच्छे से करना जानते हैं इंडिया में. सो बेसिकली जो मैं समझ रहा हूँ, करंट मॉडल में मिनिमम गारंटी है एंड एक सेल्स टारगेट है. आई थिंक द बिगेस्ट प्रॉब्लम is the sales target. The problem today is that doctors are being evaluated based on a sales target. Yes. Instead, you are saying doctors should be evaluated based on patient satisfaction. Yes. That is the difference. That is the biggest difference. Patient satisfaction. So, if the doctors are focusing on patient satisfaction, automatically a lot of these problems will reduce. Correct. Exactly. So the trust will come back, wait time will not happen, because now they're focusing on actually explaining to the patient what the problems are, why is this happening, why you should do X, Y, Z, why you should do this test. They can actually get a proper history, they'll have time to do that. Basis that they may need to prescribe less tests because a better history can sometimes give you a diagnostic indication. So a lot of these things can happen if we just free the doctors up from actually focusing on patient satisfaction and patient's medical outcomes, which today they don't get to do. So we spoke about the patients and doctor problems and also some solutions. अब मुझे problem समझना है hospitals का. Are hospitals essentially making money? Are they usually profitable? Is it a very high asset business? Can you just talk more about hospitals? Yeah, sure. So overall, India has about 60,000 hospitals around. But it is a very supply constrained industry, like I was saying earlier. India needs approximately 40 lakh hospital beds. We have about 10 lakh hospital beds. So it is a very supply constrained market, right? Which obviously means that there is a great business to be in because demand high hai, fulfillment ho nahi raha hai. But today it takes a lot of money to make a hospital, right? So typically, if you look at a corporate hospital, it will cost about 2 crores a bed on average to build a corporate hospital in a tier 1 city. जो मुझे समझ में आ रहा है, हॉस्पिटल्स में 2-3 प्रॉब्लम है. काफ़ी प्रॉब्लम उससे भी ज़्यादा. मैं 2-3 समराइज करूँगा. एक है कि इनफ बेड्स नहीं है इंडिया में. सो अबाउट 10 लाख बेड है, लेकिन रिक्वायरमेंट है 40 लाख बेड का.
करेक्ट. सेकंड है हॉस्पिटल्स भी सिर्फ 60,000 है. हॉस्पिटल भी शायद से और चाहिए हमें. सो नॉट ओनली डू वी हैव लेसर हॉस्पिटल्स, वी ऑल्सो हैव लेसर बेड्स ओवरऑल. एंड आपने बोला था कुछ टर्म्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ. कॉस्ट पर बेड is approximately 2 crores. 2 crore. And number of beds per hospital approximately, बड़े हॉस्पिटल का बात करते हैं, is approximately 500. हाँ, 500 तो 400 से 500 जनरली पीपल मेक. हाँ, तो राउंड नंबर के लिए 500 करते हैं. सो एक हॉस्पिटल में सिर्फ बेड का खर्चा एसेंशियली हो गया 1000 करोड़. I mean, just to clarify, as in 500 bed hospital में पूरा building plus equipment plus all the stuff is 1000 crores. Not including any consumable, no, electricity, manpower ये सब मिला के नहीं. Just building plus equipment. Wow. So just to re-summarize, ये 2 करोड़ रुपए एक हॉस्पिटल बिल्ड करने का खर्चा नहीं है. बॉस, हॉस्पिटल में एक बेड का खर्चा 2 करोड़ है. Correct, absolutely. Okay, so this is 1000 crore. Now can we go next? So What else? Right, so I think the second important part of this to understand is because the cost is so expensive, the end cost to the customer is also expensive, right? But if you break this down, right, and you say ki what are the actual costs in healthcare, right? So there are 5 big costs of healthcare delivery, right? Land, construction, devices, people and medicines. ये 5 है, approximately 20% per item, roughly, मोटा मोटा. This is an actual example I'm giving you. So a large hospital chain has bought a 2-3 acre piece of land in Gurgaon. Okay. On Golf Course Road. ठीक है. Very prime. हाँ. 3 साल पहले 800 करोड़ का खरीदा उन्होंने वो. Okay. 800 करोड़ दे दिया. अब ऑब्वियसली इतना प्राइम लोकेशन पे लैंड जनरली खाली तभी होता है जब डिस्प्यूटेड होता है. तो 3 साल से डिस्प्यूट चल रहा है. तो कोर्ट में केस चल रहा है. सो दोस 3 years दे हैव नॉट बीन एबल टू डू एनीथिंग देयर ना. तो 10% पर ईयर के हिसाब से इंटरेस्ट लग रहा है उस कैपिटल पे. तो 80 करोड़ पर ईयर मतलब 250 करोड़ 3 साल का. हाँ. तो और वो बोल रहे हैं कि इस साल वो ठीक कर लेंगे, तो 3 साल में 250 करोड़. देन 3 साल तो बनाने में भी लगेगा ना. हाँ. अभी तो काम शुरू ही नहीं हुआ है. तो 250 करोड़ और तो 800 प्लस 250 प्लस 250 1300 करोड़. अब 500-600 करोड़ तो एक्चुअल बनने में भी लगेंगे ना. बिल्डिंग, मशीन, बेड. तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितना 1800 करोड़. अब मान लो वो 600 बेड भी डालता है उसमें, तो भी 3 करोड़ पर बेड हो गया आपका कॉस्ट. करेक्ट. इसके कौन भरेगा 3? वो आप ही भरोगे एज पेशेंट. बट द रियलिटी इज कि जो 1800 करोड़ खर्च हो रहा है, जो पहले 1300 करोड़ हैं उसमें उसका हेल्थ केयर क्वालिटी से कुछ लेना देना ही नहीं है. राइट. हेल्थ केयर क्वालिटी तो आखिरी 500 करोड़ में वहां बिल्डिंग बनाए, वहां इक्विपमेंट लगाए, वहां बेड लगाए, वहां मॉनिटर लगाए, वहां ओटी बनाए. तो ये 1300 करोड़ खर्च ही क्यों रहे? दिस इज व्हाट आई कॉल मॉडल कॉस्ट. Because someone decided to do a model saying कि I will buy the land, then I will make it normal, then I will litigate it, then I will do all this, then I will take 3 years to build a hospital. उसके बाद मुझे उस पर रिटर्न भी चाहिए because I have investors. तो 1300 करोड़ तो स्टार्टिंग है, but reality is कि all of that is going into your cost of healthcare without improving the quality by even 1%. तो रियल एस्टेट का कॉस्ट है ना, उससे आपको क्या लेने देना है? वो बाहर बना देते. तो लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? सो देखो, अब पेशेंट के हिसाब से सोचते हैं. पेशेंट को क्या चाहिए? वो पेशेंट हमसे 3 ही चीज़ मांग रहा है हेल्थ केयर में. नंबर 1, प्लीज़ गिव मी वेरी हाई क्वालिटी केयर. प्लीज़ मेक इट वेरी इजी एंड पेनलेस फॉर मी टू एक्सेस इट. कि भाई वेट मत कराओ, रैंडम चीज़ें मत करो. एंड 3, प्लीज़ मेक इट एज अफोर्डेबल एज पॉसिबल. तो एक्चुअली हमसे कोई दुनिया जहान नहीं मांगा, बहुत बेसिक चीज़ें मांग रहे हैं. राइट. What should actually happen is that instead of building one big as 500 bed center, why don't we build smaller centers that are in the community which are as high quality as the corporate centers? Why can't we just do that? Because उसमें सबका प्रॉब्लम सॉल्व है. आपको 3 एकड़ लैंड नहीं चाहिए, आप 40-50 स्क्वायर फुट में बना सकते हो. You can focus most of the money on the stuff that actually creates care for the patient. So essentially you're just saying कि instead of building a big hospital, build a small hospital. But for the same quality that you get in a big hospital, right? Build the same type of OTs, put the same kind of devices, make it full service. So put the MRI, put the X-ray, put the CT, put the mammo, put high quality equipment, and then bring it as close to the customer as possible in a hyper local setting. तो उससे एटलीस्ट पेशेंट का ट्रैवल टाइम कम हो जाएगा. आपका पहले तो आपका वो 1300 करोड़ का जो ओरिजिनल मॉडल कॉस्ट है वो गायब, right? Because now you can just rent the building on a long term lease. You don't have to buy that land, you don't have to buy the building. But rent can be whether you are doing a big hospital or a small hospital, दोनों में rent तो हो ही सकता है.
So the problem is कि अगर आप बड़ा हॉस्पिटल बनाओगे तो उस टाइप का बिल्डिंग आपको रेंटल पे मिलेगा नहीं जनरली, राइट? बिकॉज you are there are a lot of specifications to building a hospital, right? So you generally what will happen is that when you take a hospital at that scale, you need anyway 2-3 acres of land. उस पे अगर पहले से बिल्डिंग बना हुआ है तो उसको रेनोवेट करके कन्वर्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट, राइट? तो ज़्यादा आपका कुछ कॉस्ट सेविंग होता नहीं है. Okay, so what you are saying is कि instead of first of all building a very big hospital with 500 beds, why not build a smaller hospital with 40 to 50 beds, but with the same quality? Same quality. That's number one. Yeah. So one is smaller hospitals. Okay, smaller hospitals, one. Right. Second is what you are saying is instead of buying the property, why not rent the property? Yeah. So यहाँ पर problem is buying, and you're saying instead of buying, why not rent it? Correct. And if you are renting it, that problem of interest cost and कि 3 साल wait हो रहा है, वो सब चला जाएगा. वो सब चला जाएगा. और दूसरा फायदा ये कि a lot of the availability of these smaller parcels of building 40,000, 50,000 square foot is much more. So fundamentally you are in a buyer's market, not a seller's market, right? Like the 3 acres of land तो 4-5 ही है, सबको वही land चाहिए, होटल को भी चाहिए, बाकी हॉस्पिटल को भी चाहिए, मॉल को भी चाहिए. So there is too much demand. So it is a seller's market, right? So the price keeps going up. These buildings, which are 30, 40, 50,000 square foot buildings, are generally more buyer's market, or let's say the leaser's market than because no one wants the full building. Right? People typically are looking for 5,000-7,000 square foot of space, 10,000 square foot of space to set up offices or studios. Yeah, they're looking for like 1,000,000 square foot where they want to set up a, like a Google office or a GCC center or something like that, right? So this is a good balance, and at least that's what our experience has been for the last year that we've been working on this. That significantly improves two parts. One, obviously upfront cost goes down significantly because now you don't have to do all this. Basic structure is there, you can renovate it quite quickly. For example, in our case, compared to the 3 years it takes them to build, we have taken a recent building in Bangalore and we have gone from signing the lease to getting the hospital ready in 130 days, 4 mahina, versus 3 to 4 years. There's no comparison, right? So now what this does is that it allows you two very major model unlocks, right? The first is that for the customer it's fantastic, right? Because it's on the main road, it's right there, you can easily come, you don't have to travel long distances, etc. And because it's compact, they don't have to get lost in that big building, which happens to many people in a hospital. The second is your time cost of getting the bed size wrong, as an example. What I mean by that is that you put 50 beds, they got filled up very fast. No problem, you can take another building and 4 months have 50 more beds. Issue kya hai? Right? So you can take a more pocket size retail approach to the problem, which I think is more conducive to India's very dense urban environments. Right? So बोल रहे हैं पूरा सिटी में 40-40, 50-50 बेड के बहुत सारे हॉस्पिटल्स खोल दो जो हाई क्वालिटी है, एंड वो हॉस्पिटल का भी कॉस्ट कम हो जाएगा उसमें, एंड वो कॉस्ट अगर कम हो गया तो वो ट्रांसफर कर सकते हैं इन better pricing, better everything. Everything is better, right? Because now suddenly your doctor model can also be very easily created the way we want, right? Because the doctor is no longer pressurized into filling 500 beds, right? There are only 30-40 beds you have to fill. If you give very high quality service, you give give it near people's house, and you give it at an affordable price, you have a service differentiator who will come to you now. Finally, you have to do the treatment, but at least you have a value prop to the customer now. So the customer now has two options, right? So let's say the customer option one, for example, in our case with Super Health is you have two options. We are in Koramangala right now. So customer in Koramangala has two options. They can come to Super Health Hospital, which is on the main road. They can have 0 wait time, right? They can get half the price and see a fantastic doctor. Option A. Option B, you can take 1 hour to go to the nearest corporate center, wait 3 hours over there, pay 2 times the money, and have basically the similar infra and machine there, and then come back home. So you waste half a day versus you do this in half an hour, 1 hour, at half the price with minimal wait time. So like for the customer also it is better now. So the customer wins, right? Structural cost of healthcare goes down, right? The doctor is happy, and actually your insurer is also happy, right? Because you have fundamentally reduced cost of healthcare with zero compromise on quality, actually, and improving experience 100 times. So it's a win-win-win for everyone. Everybody wins. Yes, everybody wins, right? And it is still a profitable business. I'm not saying that we charity kar rahe hain, right? We are just taking away the unnecessary model cost of the healthcare model that currently exists. So just to re-summarize what Super Health is doing, y'all are essentially trying to solve each of these.
you all are having smaller hospitals which you all are renting. डॉक्टर्स को आप सैलरी दे रहे हो इंस्टेड ऑफ अ मिनिमम गारंटी, एंड कोई सेल्स टारगेट नहीं है. सेल्स टारगेट के बदले आप पेशेंट सेटिस्फैक्शन पे फोकस कर रहे हो. एंड पेशेंट्स को ऑफ कोर्स अगर कॉस्ट कम है, if the cost you're spending is lesser and if the doctors are focusing on patient satisfaction, of course bills भी थोड़ा I'm hoping cheaper होंगे. And also it will be cheaper and more focused on customer satisfaction because doctors are more caring about that. Yeah, absolutely. So that's how you're trying to solve it. Absolutely. So for example, at Super Health, if a patient comes, they have zero wait time. Okay, they have instant discharge, and it's 50% lower than what you would pay at a typical corporate hospital, which has the same infra and same kind of doctors. Correct. So quality is exactly the same. Can you tell me one thing? When you go to a hospital, it's a very unfriendly environment. That's true. So that is one. The look and feel also is very cold. When you go to a hotel, you feel you're taken care of. Yeah. You go to a hospital, you feel a very different emotion in your thing. The food, like, is pretty bad. Yeah. Like I talk about nutrition. मैंने आज तक एक भी हॉस्पिटल में न्यूट्रिशियस फूड नहीं देखा है. फूड इज द रूट कॉज ऑफ मोस्ट इलनेसेस. एंड आप ज़्यादातर हॉस्पिटल में जाओगे, इतना अनहेल्दी खाना, समोसा, कचौड़ी, burgers or oily food, sugary foods. So the problem is not just the cost and the wait time, it's also that the entire environment is not positive. So are you guys trying to solve this in any way? Yeah, for sure. At least what we believe is that people have been fundamentally designing hospitals wrong. Okay. So let me give an example. So why does a hospital basically feel so intimidating? Okay, so the reason, one, it's a big building. Okay, the architect brief for a typical hospital for a corporate and all is fairly straightforward. We have this piece of land that we have already bought. We think this area can pay this much money. For us to break even on this business model, you have to fit XYZ number of beds in this hospital. So they'll say कि भाई 3 एकड़ land है, इसमें 600 bed fit करने हैं. This is the sum total brief to the architect. So what the architect does is he is now doing bed fitting optimization, where the goal is maximize room space or bed space, right? So now what is happening, what this means to the patient is that you will walk in to the reception, first of all long line, then they'll tell you, oh, you need to do a TMT test. So they'll say, okay, you go see the cardiologist. Then the cardiologist will do a TMT test. TMT test is on the 3rd floor for some reason, no logic, but space fitting. Then उसका billing वहाँ नहीं होगा, उसका billing 2nd floor पे होगा. But वो starting वाला billing क्यों नहीं कर सकता, किसी को नहीं पता है, क्योंकि वो बाद में सोचा किसी ने, right? So this whole thing makes this extremely complicated for a patient to navigate in a moment where you already have anxiety saying कि मेरे पास problem क्या है, right? So it starts from there. Now, if an organization is designed with these ethos, there is no chance that their staff will be able to imbibe values of care. Because what is the unit staff measured on? Right? The unit staff is measured on P&L. तो सब कोई P&L ही solve कर रहा है वहाँ पे. Right? So the whole thing is completely messed up, and therefore what ends up, this translates directly into the patient experience. Because the team that is not meeting the patient is worrying about CX, and the team that is meeting about the patient is worrying about money. So what is there? Therefore you get silly things like, when you walk into the hospital, imagine the trust gap here, okay? So you walk into a hospital and you say, I am sick, I think I might die because everybody's mind goes there. Please help me. This is the level of trust I'm putting in this institution that you will save my life. And you are telling me, हाँ वो सब ठीक है, पहले लाइन में लगे 800 रुपए भरो. वो Correct? मेरे को मुन्ना भाई वाला लाइन आया है कि अगर कोई, मेरे को एग्जैक्ट लाइन नहीं पता, अगर कोई पेशेंट मर रहा है तो वो फॉर्म भरना जरूरी है क्या? अब अनफॉर्चुनेटली आज जरूरी है, सिस्टम ऐसे ही बना हुआ है. So I think, you know, the rudeness of the staff is not like they're inherently bad people. They're good people. But if you're going to get measured on P&L every day, right, you're only going to solve for P&L every day. Yeah. Before we go to the P&L, I want to talk about the design. So आपने बोला एक हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल का पूरा गोल, सपोज 1 लाख स्क्वायर फीट का हॉस्पिटल है, तो जब डिजाइन कर रहे हैं तो उनका खाली एक ही गोल है, हाउ टू मैक्सिमाइज द बेड्स. और अगर 500 बेड घुसा दिए हैं तो उसके बाद हमें फिर नेक्स्ट क्या घुसाना है, ट्रेडमिल का टेस्ट है, ये टेस्ट, वो टेस्ट, हर एक चीज. तो दैट इज द नंबर 1 focus. Correct. That's the only focus. So let's understand how actually it should be designed, like how other normal spaces are designed. They're designed around customer flows. So what is the usage of the space should be first figured out before you design the space around. This is quite basic architecture. It's not some rocket science.
Now, if you look at the patient flow in a hospital, okay, if 100 people walk into a hospital today, 90% of them only do OPD, which means they do consultation, they do a diagnostic test, they have medicine, and they go home. There is no admission. 10% people get admitted, of which 5 are medical admission, which means they need a bed, they need oxygen, they need a nurse, sometimes they might be in ICU. But no procedure happens on them. Only 5 people have a procedure out of the 100 that walk in. जिनका 5-10 का एडमिशन, 10 में से 5 का प्रोसीजर. वो 5 में भी 4 out of 5 people stay 2 days or less in the hospital, which means it's a simplistic procedure. So if 90% people in a hospital only do OPD and never get admitted, why can't we make the entire OPD on the ground floor? I don't understand this. So you can put the entire diagnostic on the ground floor. You can put all the consultation in the ground floor. So this is what we have done to design. In Super Health, always the OPD is on the ground floor. Unless you're getting admitted, no patient has to go anywhere. हमारा MRI ground floor पे है, हमारा X-ray ground floor पे है, हमारा diagnostic test ground floor पे, हमारा doctor ground floor पे है, billing department हमने delete ही कर दिया है. So for the patient, unless you are getting admitted in the hospital, you never have to leave the ground floor. Varun, I wanted to ask you one more thing. हम लोग ने पहले बात किया था differential pricing. Patients frustrated रहते हैं कि एक रूम में एक कॉस्ट होता है, दूसरा रूम में एक और कॉस्ट, फिर हर एक इतने सारे टेस्ट का कॉस्ट, डायग्नोस्टिक कॉस्ट, तो ये सब के बारे में आप लोग कुछ कर रहे हो क्या? Absolutely. So, because of the way we've created the model, so Super Health has no estimates. We don't do estimates in Super Health. Every procedure has a fixed predetermined price. In fact, we have gone one step further. And, just to really sort of hammer the point home, right? We have this amazing thing. You go to a hospital and hospitals have this big VIP culture. Okay? कि वो कोई बहुत ही फेमस बंदा है या कोई सीनियर बंदा है तो उसके फाइल पे वो VIP लिख देंगे और उसके फाइल से छेड़छाड़ नहीं होती है. Generally, this is a very common practice in hospitals. So as a dig at that, we have something called VIP Pass, where everybody can be that VIP at Super Health. Okay, so it's called Super Health VIP Pass. Okay, it covers a family of 4. It gives you unlimited visits to Super Health doctors, both GPs and specialists. Any test prescribed by my Super Health doctors is covered for free. You don't have to pay for it. So if they prescribe you an MRI, you don't have to pay for it. If they prescribe you a blood test, you don't have to pay for it. It is $9.99 a year. What? It's $9.99 a year for the whole family of 4. But how will you make money then? So turns out, as we were discussing earlier, actually the incremental cost of doing tests is not a lot, right? Blood test is like 10, 20, 50, 80 rupees. Actual cost to me, right? Whatever people bill you is different, but the actual cost is not very high. If let's say, because I have to do surgery. But X-ray cost was up? तो the X-ray machine तो मुझे वैसे भी खरीदना ही है ना. तो मुझे अगर सर्जरी करना है तो I need radiology department. I am anyway going to pay for that. So why is that cost billed to you as an outpatient, right? So what this allows you to do, right, is that it fundamentally changes how patients think about cost, because obviously one of the anxieties that patients have is that hospitals prescribe you tests because they make more money. So we have fully flipped it, saying if we prescribe you a test, if we cannot diagnose you without a test, if our doctors prescribe you a test for your benefit, you don't have to pay for it. It's already covered in your VIP pass. So OPD जो आपने पहले बताया था आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, वो आप बोल रहे हो ग्राउंड फ्लोर में, क्योंकि उन लोग सिर्फ आ रहे हैं कंसल्टेशन के लिए और फिर जा रहे हैं. Correct. या डायग्नोस्टिक के लिए आ रहे हैं और जा रहे हैं. लेकिन जो पेशेंट्स को एडमिट होना है उन्हें आप फर्स्ट सेकंड फ्लोर से में रख रहे हो. Correct. और वन थिंग आई विल डिसएग्री विद यू, इन अ हॉस्पिटल व्हेन आई गो, ऑपरेशन थिएटर 4th फ्लोर में है, बिलिंग काउंटर 3rd फ्लोर में है, कोई और डिपार्टमेंट डॉक्टर 2nd फ्लोर में है, एटलीस्ट मेरा स्टेप काउंट बढ़ रहा है. हॉस्पिटल इज माइंड लाइक दे नो they care about my health. That's why they I walk more. Probably. But by the way, on the point you made about food, we are actually putting a really high quality, I think probably Michelin star kitchen in our hospital. And the entire theme for food in our hospital is healthy comfort food, because when you're sick, you're anxious, you want your comfort food. But obviously, we can't give you chole bhature. So that's probably not good for you. So we are designing with some chefs the menus so that it is very high quality, high on taste, but also extremely healthy. Our benchmark is that once you go home, you should want to order. We are not available on Swiggy, but you should want to order us on Swiggy, right? Then we know we have done a good job with the taste and the flavor profile, right? As much as with the medicine. That's pretty amazing what you just said. कि घर पे जाओ तो मन करना चाहिए. हाँ, why does hospital food have to suck? I don't understand. नहीं, global है. Global है. Global है, मतलब ऐसा नहीं है कि जो भी आप प्रॉब्लम बोल रहे हो, I think probably हर एक प्रॉब्लम ज़्यादातर globally है. Yeah. For example, Super Health only has private rooms. Why? They have made this into a luxury thing. It's not a luxury thing, right? It is safer for the patient to be in a private. Like just after you've had surgery, why do you want someone else sitting next to you coughing?
How can that be better? It can't be better for you. I'm excited. Hopefully, I don't need to try it soon, but I'm excited to try out your hospital. No, I mean, I'm probably the only founder who keeps telling his customers that I hope you never need us. But I can promise you that, if you ever visit Superhealth or if you have need for Superhealth, you will feel like the people who built Superhealth really thought about you every step of the way. That's our goal. That's our goal. If we achieve that, I think it would be success. Amazing. Hope you are able to achieve that, and Thank you. hope जो इंडिया का ब्रोकन हेल्थ केयर सिस्टम है उसको आप एटलीस्ट कुछ एक 1%, 0.1% कहीं तो हेल्प कर दे. आई एम नॉट सेइंग, मुझे झूठ नहीं बोलना है, एक सुपर हेल्थ से ये पूरा इंडिया का हेल्थ सिस्टम नहीं चेंज होने वाला है. But I agree with your larger point that even if Superhealth is very successful with 100 hospitals, we'll be only 5,000-6,000 beds, right? India को 30 lakh bed और चाहिए. So it will be a drop in India's ocean. What we would love to do at some point in the next couple of years as the company matures and we are able to learn a lot of things and finalize these things, we would love to see how we can open source a lot of our learnings so that not just us, everybody else should try to make what we are doing. Because if everyone tries it, then only the system can get better. The making of money is not the issue. The core issue is let's first solve the problem. So at least that's what our attempt is. Over time, our technology, our models, what we have learned, we will keep open sourcing as we get more and more confident on these things. So other people can please copy us. Like I would love for a large hospital chain to say from today we are pivoting to the Superhealth model. I would love it. I hope you are successful, and there's a line which I use in my videos a lot, like there's a term conscious capitalism. So I think super health पूरा conscious capitalism में fit in करता है. पैसा बना रहे हो लेकिन एक improve कर रहे हो society को साथ में, कुछ problem को solve कर रहे हो. Yes, that's our hope. That's our hope. And I mean, again, I hope no one ever needs us. But if you do, we'll do a very good job. Thank you so much, Varun. Thank you so much for having me here. It was awesome being here and talking about it. I hope this is helpful for the audience as well. I think it should be.